सर ये है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2022 के आगे के कुछ क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने 25 नंबर से लेकर 50 नंबर तक के क्वेश्चंस डिस्कस करा था, और आज मैं डिस्कस करूंगा 51 से लेकर 75 नंबर के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। सो देखो यार, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इफेक्टिव if it enables individuals to contribute to the objective of organization। इसको हम लोग क्या नाम देंगे बेसिकली, ये हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। दोबारा से क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इफेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कब इफेक्टिव माना जाएगा? इफ इट, अगर वो इनेबल करेगा इंडिविजुअल्स को कि वो कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने एफर्ट्स लगाए और किसके किसके तरफ, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स के तरफ। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए दूसरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 52 हमारा। तो 52 अगर तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे निकल कर आया है एजर्शन रीजन। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनना। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक एजर्शन है एक रीजन है। एजर्शन इज बेसिकली एक स्टेटमेंट, क्या है ये, एक स्टेटमेंट है, और रीजन उसके सपोर्ट में होता है। तो हमें क्या बताना है, क्या एजर्शन सही है, क्या रीजन सही है, क्या एजर्शन सही है, क्या रीजन गलत है, या फिर क्या रीजन सही है एजर्शन गलत है। समझते हैं जरा, एजर्शन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर के अनुसार वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग ईच टास्क लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन। एक वैसा तरीका जो कह सकते हो सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी काम को करने का, इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, रीजन इसके पीछे क्या है, इट वॉज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन टू फाइंड आउट वन ऑफ द बेस्ट वे। तो इसका हमें आंसर बनाना बताना होगा। तो यार देखो, एजर्शन तो यहाँ पे मुझे सही लग रहा है, टेलर का जो कहा गया है, टेलर ने जो कहा है कि वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग ईच टास्क लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन क्या रीजन तुम्हें सही लग रहा है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेस्ट वे को फाइंड आउट करे? द आंसर इज नो। जितने भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, सारे इंप्लॉयज को यहाँ पे मिलकर काम करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, दैट इज रीजन इज इनकरेक्ट। क्लियर है ये चीजें? चलो यार, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 53। 53 यहाँ पे मैच द लिस्ट दे रखा है। फर्स्ट है थियरीज ऑफ लीडरशिप, यहाँ पे दिया गया है, और इधर उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हमें क्या करना है, उससे मैच करना है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं, ज़रा वेट फॉर अ मिनट। चलो देखना ज़रा क्या बोला है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो वेरियस कोड्स दे रखे हैं, आई होप चीज़ें तुम्हें विजिबल होंगी। पहला आता है फॉलोअर थ्योरी। फॉलोअर कब होता है, ज़रा ध्यान से सुनना। ठीक है, फॉलोअर कब होता है ये जरा ध्यान से सोचना। फिर बिहेवियरल थ्योरी है, ग्रेट मैन थ्योरी है, और ट्रायल थ्योरी है। ये थ्योरीज ऑफ लीडरशिप जब पढ़ोगे ना, तो उसमें चीजें ये क्लियर होगी। तो फिलहाल मैं तुम्हें इसका आंसर बता दे रहा हूं। देखो, फॉलोअर थ्योरी आ जाएगा, लीडर इज लीडर। बिहेवियरल थ्योरी कब आता है? पर्सनालिटी में आता है। ग्रेट मैन थ्योरी कब आता है? कैरेक्टर में आता है, कैरेक्टर ऑफ लीडर थ्योरी एग्जाम्पल है। और ट्रायल थ्योरी कब आता है? इफेक्टिव लीडर के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 54। मैच द लिस्ट फॉलोइंग। ग्रेपवाइन दे रखा है, तो ग्रेपवाइन क्या है? सर ग्रेपवाइन तो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। इट मींस ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये क्या है? सर ये तो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल में डाल दो क्या? हाँ डाल दो। टाइम एंड मोशन स्टडी किस में आएगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट में। ठीक है, और बजट किस में आ जाता है? टूल्स ऑफ कंट्रोल में। तो जिसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब जरा आगे देखते हैं। सॉरी, सी मैंने बोला क्या? जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैंने सी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? बी मैं बोलना चाह रहा था। क्योंकि देखो, ए का यहाँ पे 3 से मैच हो रहा है, बी का 4 से मैच हो रहा है, सी का यहाँ पे मैच हो रहा है 2 से, और डी का मैच हो रहा है ए से, सॉरी 1 से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है तुम्हारे सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 55।
देख रहे हो मैनेजमेंट से कितने क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक यहाँ पे एजर्शन है और दूसरा क्या है, रीजन है। एजर्शन ध्यान से पढ़ते हैं। द निग्लेक्ट ऑफ द ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ टेलरिज्म। टेलर के प्रिंसिपल्स का यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया गया है। बोला क्या जा रहा है कि टेलर का जो प्रिंसिपल है, टेलरिज्म जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन साइड को इग्नोर करता है। ये कहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेगा, ये क्लासिकल थियरीज में हमें पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ह्यूमन साइड को इग्नोर कर रहा है। रीजन इसके पीछे क्या दिया गया, टेलर एंड हिज फॉलोअर्स हैड व्यूड ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिस्टिकली, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को क्या देखा है, एज अ मशीन्स मान के चला, एम्प्लॉयज को मशीन्स माना है। यहाँ पे ह्यूमन फीलिंग्स की बात ही नहीं की गई है। तो क्या सही है, द आंसर इज यस, बिल्कुल दोनों ही सही है। एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो इसका क्या आंसर होगा, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, सोल प्रोप्राइटर किसके लिए सूटेबल है। तो सर बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन आया है, स्मॉल स्केल कंसर्न के लिए सूटेबल ही होगा ये, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के सामने। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अ टर्म ऑफ, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अ टर्म ऑफ, क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जहां पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करते हो, ऑर्गेनाइजेशन जहां पे दो या दो से अधिक बेसिक टाइप के डिपार्टमेंट को कंबाइंड किया जाता हो। तो आंसर इसका क्या होगा, बेसिकली बी ही इसका राइट आंसर होगा। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में टू या टू से अधिक, बेसिकली दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस को, डिपार्टमेंटेशन को कंबाइन किया जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। 58, हाँ है ना, 58। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी किससे डील करता है। तो सर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंसेंटिव वेज पॉलिसी या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किससे डील करेगा बताइए जरा। तो बता दो आपके जानकारी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी डील करता है स्ट्रक्चर से, किसके, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से। एक जरा जस्ट वेट फॉर अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पे पूछा गया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन, यहाँ पे देखो एरर है, स्केल लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए सेल, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो इसका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे इनकम टैक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। अप्रॉक्स इनकम टैक्स से टोटल देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन निकल कर आएंगे। 3 क्वेश्चन तो ये रहा, अब आगे और भी मिलेगा इनकम टैक्स का क्वेश्चन। देखना यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, सेक्शन 28 से लेकर 44D तक ये किससे रिलेटेड है, क्या हाउस प्रॉपर्टी से है या सैलरी से है, कैपिटल गेन से या पीजीबीपी से। तो 28 से लेके 44D तक ये आता है पीजीबीपी के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। तो इससे ये समझना होगा इनकम टैक्स को हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़ा सा कह सकते हो डिटेल क्वेश्चन है। पूछा गया है कि अगर एक एसेट को पुट टू यूज़ किया जा रहा है फॉर लेस देन 180 डेज इन द प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे इनकम टैक्स का कौन सा, मतलब कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। लेस देन 180 डेज है, तो लेस देन 180 डेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10% रखा जाता है। तो देखो क्वेश्चन में 10% यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी है 25%। तो इस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, नील इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन 10% अगर तुम गूगल पे भी चेक करोगे, मैं एग्जैक्ट इसका बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आंसर की के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर डी दे रखा है, ठीक है। तो फिलहाल डी मानते हैं। चलो एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ज़रा। यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया। तो ये न्यूमेरिकल है, इसे करके देखना, अगर आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आंसर आता है तो ये जो नंबर यहाँ पे तुम देख रहे हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसकी आंसर जो होगी वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो, लिंक में डिस्क्रिप्शन है। जितने भी न्यूमेरिकल सभी आते जाएंगे, सब में यही करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमें 3 क्वेश्चन इनकम टैक्स का मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 भी जो है ये हमारा इनकम टैक्स का यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 जो है, देखना क्या बोला है यहाँ पे, मैच करने के लिए बोला है। यहाँ पे इनकम के हेड दे रखे हैं, हेड ऑफ इनकम, और यहाँ पे उस हेड का पार्ट दे रखा है।
तो हाउस प्रॉपर्टी को किससे मैच करना है, सैलरी का कौन सा होगा, पीजीबीपी का कौन सा है, कैपिटल गेन का यहाँ पे कौन सा है। तो इन सब चीज़ को यहाँ से ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले देखना ज़रा इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या बोला है। हाउस प्रॉपर्टी का किस क्या होगा, एनुअल वैल्यू होगा। दूसरा क्या है यहाँ पे, सैलरी। एक मिनट, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, तो पीजीबीपी किसका आएगा यहाँ पे, पीजीबीपी आ जाएगा इनकम फ्रॉम फिलिंग ऑफ रिटर्न्स, और उसके बाद डी है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन में क्या आएगा, सेल ऑफ बॉन्ड, और जो रह गया सैलरी कार फैसिलिटी में डाल दो। या फिर इस क्वेश्चन को एक बार तुम लोग भी सॉल्व करके देखना, मुझे इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं इसे देख लूँगा, अगर आंसर मिल जाता है तो नेक्स्ट वाले में इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये सैलरी मैच नहीं कर रहा है कार फैसिलिटी से, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। तो ये वाला मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं यहाँ पे, सॉरी 64। क्या बोला गया है, ये आ गया तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखना ज़रा, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात हो रही है, उसमें ये चीज़ देखने को हमें मिलता है। तो अकाउंटिंग सेंटर, कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर, ये तीनों तो एप्लीकेबल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर आते हैं, लेकिन जो अकाउंटिंग सेंटर है वो नहीं इसके अंदर आएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये देखो, इसका आंसर जो होना चाहिए, एक मिनट, इसका आंसर होना चाहिए फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, मार्जिनल माइनस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ये किस में आएगा, ये आता है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड में, फिक्स्ड ओवरहेड में। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखना, कॉस्ट अकाउंटिंग से अभी तक 2 क्वेश्चन मिला है, तो ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का ही तीसरा क्वेश्चन। तो हर यूनिट से 3 4 5 क्वेश्चन तो आ ही रहा है, मैक्स टू मैक्स 5 ही क्वेश्चन निकला है अभी तक, हार्डली क्या हो तो 4 से 5 निकला है, वो भी माइक्रो में, और मैक्रो से 3 था, इनकम टैक्स से 3 से 4 क्वेश्चन था, कॉस्टिंग से तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसको देखना, क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पे, यहाँ पे इवेंट्स दे रखा है और इस इवेंट्स के कुछ रिजल्ट्स हैं, हमें उससे इसे मैच करना है। तो देखो, सबसे फर्स्ट है रिड्यूस्ड कैपिटल, दूसरा है जब सेल्स ज़्यादा हो जाए वेरिएबल कॉस्ट से, और तीसरा है जब सेल्स ज़्यादा रहे ब्रेक इवन कॉस्ट से, और डी है टेक ओवर ऑफ फर्म। तो इसे हमें किससे मैच करना है, तो देखना इसे, सेल्स अगर जब ज़्यादा ज़्यादा हो जाए वेरिएबल कॉस्ट से, तो ये किससे मैच होगा, कंट्रीब्यूशन से होगा। फिर उसके बाद सेल्स जब ज़्यादा हो जाए वेरिएबल से, ये तो हो ही गया कंट्रीब्यूशन। टेक ओवर ऑफ फर्म जब देखोगे तो इसका होना चाहिए, टेक ओवर ऑफ फर्म एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं, जब एक फर्म दूसरे फर्म को एब्जॉर्ब कर ले, अपने में समा ले, तो ये हो जाएगा टेक ओवर फर्म, डी। रिड्यूसिंग कैपिटल, ये किस में आ जाएगा, कैपिटल रिड्यूस करना, या फिर कह सकते हो इंक्रीज एंड डिक्रीज, इट मीन्स इसको हम लोग रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसका हो जाना चाहिए ए का 2। और आखिर में जो बच गया, सेल्स इज ग्रेटर देन ब्रेक एंड गिवन कॉस्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, मैच कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय। इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट कर सकता है और रिमूव कौन कर सकता है। तो इसका जो ऑडिटिंग का क्वेश्चन आ गया, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में ही आता है। अभी तक हमने क्या देखा, कॉस्टिंग से कितने क्वेश्चन थे, टोटल 3 क्वेश्चन रहे। अब ऑडिटिंग का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ देखना, इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट कर सकता है और रिमूव कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड इज,
दूसरा क्वेश्चन आ चुका है ऑडिटिंग का, कौन सा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स जब क्लासीफाई करके मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो होगा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज, क्या उद्देश्य होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का? मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मिनिमाइज प्रॉफिट, नाइदर मैक्सिमाइज प्रॉफिट नॉर मिनिमाइज प्रॉफिट और मैक्सिमाइजिंग लॉसेस। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात एरर है, और ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड रहा है सीयूईटी की तरफ से, एनटीए की तरफ से। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो होता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है? तो क्वेश्चन ही सबसे पहली बात इलॉजिकल लग रहा है, तो ये ड्रॉप्ड क्वेश्चन है, इसे स्किप कर दो। और वैसे ड्रॉप्ड की अगर बात करो तो सीयूईटी में मुफ्त के मार्क्स मिलते हैं ड्रॉप्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये था 69। क्वेश्चन नंबर 70 आ जाता है, अंडर एन्यूटी ड्यू पेमेंट इज ड्यू एट। देखो ये फाइनेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, मैथमेटिकल फाइनेंस जो होता है उसका, बिजनेस फाइनेंस कह लो या मैथमेटिकल फाइनेंस, उसमें ये पूछा जाता है एन्यूटी ड्यू और एन्यूटी बिगनिंग वाला कंसेप्ट जो रहता है, उससे क्वेश्चन ये निकल कर आया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो इसका हो जाएगा बिगनिंग ऑफ द टाइम। पेमेंट कब होता है? पेमेंट यहाँ पे ड्यू होता है बिगनिंग में। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पे देखो 71 जो है ये न्यूमेरिकल टाइप्स में है, इकोनॉमिक्स में मैथ्स का एप्लीकेशन है, तो मैं फिलहाल इसे स्किप कर रहा हूँ। मैथ्स का जो क्वेश्चन होगा वो अलग से करवाया जाएगा, तो इसको भी रहने दो। चलो अब आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ चुका है 72। अब देखना ज़रा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का, न्यूमेरिकल बेसिकली है। बोला क्या गया है, द मीन मंथली सैलरी पेड टू 77 एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी इज रुपीज़ 78। 77 एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी पे किया जा रहा है वो 78 रुपये के हिसाब से पे किया जा रहा है। आगे बोला है द मीन सैलरी ऑफ 32 एम्प्लॉयज़ वॉज 45। फिर आगे बोला है अदर 25 को 82 रुपये के दिया जा रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट वाज द रिमेनिंग सैलरी, मीन सैलरी। तो सबसे पहले हम लोग टोटल कैलकुलेट करते हैं। 77 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 78 के हिसाब से पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर 32 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 45 के अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं, ठीक है। 25 एम्प्लॉय हैं, उनको कितने के अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं? 82 के अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं। कितने एम्प्लॉयज़ और बच गए, सबको ऐड करो। 32 57, ये 57 होता है और 77 माइनस कर दे 57, तो 20 एम्प्लॉयज़ और बच रहे हैं। तो 20 एम्प्लॉय का कितना होगा बेसिकली? तो सबको अगर तुम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, जैसे मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखाता हूँ, 77 इंटू 78 कर दो, 6006 आंसर आएगा यहाँ पे। फिर 32 इंटू 45 कर दो, 1440 आता है। फिर 25 इंटू 82 कर दो, 2050 आता है। करना कुछ नहीं है, सबको माइनस कर दो यहाँ पे। जैसे कि मैं माइनस कर रहा हूँ, 6006 माइनस 440, एक मिनट, 1440 माइनस 2050, तो आता है 2516, ठीक है। अब 2516 रिमेनिंग बच रहा है, अब कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर देंगे 20 एम्प्लॉयज़ के बीच, तो 125.8 आ जाएगा आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, ये भी हमारा यहाँ स्टैट से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। द रैंक को रिलेशन कफिशियंट बिटवीन मार्क्स obtained by 10 students in English and mathematics was found to be 0.5। रैंक कोरिलेशन कफिशियंट पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन में एन क्यू माइनस एन। तो कुछ नहीं करना है, एन यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले 1 मैंने लिया, 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर बोल रहा है। तो अगर जब इसे कैलकुलेट करोगे तो 6 इंटू 33 अपॉन में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 10 है तो 10 क्यू माइनस 10 कर देंगे। और इसको जब और सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 198 आता है अपॉन में 990। जब क्लियरली सबको सॉल्व कर लोगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा, एक मिनट यहाँ पे कुछ एरर है, दोबारा से इसे बता रहा हूँ। देखना, 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन में एन क्यू माइनस 1,
माइनस एन। तो सबसे पहले इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं स्पेस इस साइड लिखना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखना आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, 0.5 दे रखा है, आर इज इक्वल्स टू 0.5। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, 1 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन में एन क्यू माइनस एन। ठीक है, 1 माइनस 0.5 इसको वैसे ही रहने देते हैं, एन क्यू माइनस एन क्या हो जाएगा, 10 का क्यू माइनस एन, तो माइनस करके करोगे तो एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये आता है 990। अब थोड़ा सा और इसे सॉल्व अगर करके देखो तो 1 माइनस 0.5 करोगे तो 0.5 आएगा, और ये 990 जो इधर डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और इधर 6 समेशन डी स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन, एक मिनट, 6 समेशन डी स्क्वायर। तो अब इसे और अगर तुम सॉल्व करके देखते हो तो ये कितना आएगा, 495 इज इक्वल्स टू 6 समेशन डी स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करो, इधर 6 मल्टीप्लिकेशन है तो इधर 6 क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, 6 समेशन डी स्क्वायर, सॉरी समेशन डी स्क्वायर सिर्फ बच जाएगा इधर। तो समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 82.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा 82.5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे लॉ से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट कम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कौन सा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लायक नहीं है, कम्पीटेंट नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। अनसाउंड माइंड वो भी नहीं है, लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया गया वो भी नहीं, माइनर्स भी नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखना, व्हेन द कंसेंट ऑफ पार्टीज ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन, जब किसी व्यक्ति का कंसेंट कोर्जन के थ्रू ऑब्टेन कर लिया जाए, धमकी दे के या फिर डरा धमका के ऑब्टेन कर लिया जाए, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस में लाकर उनसे ऑब्टेन कर लिया जाए, या फिर कोई फ्रॉड करके, या फिर किसी चीज़ को मिस रिप्रेजेंट करके, तो कॉन्ट्रैक्ट उस सिचुएशन में क्या कहलाएगा। तो उस सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या माना जाएगा, उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, 25 क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिए। अब आगे के जो 25 क्वेश्चंस है वो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का है, सैम्पलिंग वगैरह से है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।